हमारा अगला चैप्टर है डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका, जिसमें लेंगे हम अल्जीरिया, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो उपनिवेशीकरण का उन्मूलन, जिसमें अल्जीरिया, रोडेशिया, जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष, ये जो है ये इन देशों के बारे में और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो मैप है अफ्रीका का, ये देखें आप, जिन जिन कंट्रीज़ की देशों की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, उनमें अल्जीरिया, ये देखें आप येलो कलर में अल्जीरिया है। इसी के साथ साथ दूसरा है रोडेशिया। रोडेशिया के अतिरिक्त अगला है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पड़ा ये नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देखें ये सबसे नीचे ग्रीन कलर में। और दूसरा मैंने आपको बताया जिम्बाब्वे के बारे में, जिम्बाब्वे भी इसी के साथ के ऊपर, जैसे आप देखें तो साउथ अफ्रीका, फिर बोट्सवाना, फिर उसके साथ है जिम्बाब्वे। और इसी के साथ साथ एक और मैंने बात की रोडेशिया के बारे में। तो रोडेशिया भी जो है वो यहीं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इन सभी देशों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि किस तरह से इन देशों में एक प्रकार से एक मुहिम चली, जो कि जिसके अंतर्गत इन्होंने इन देशों में एक तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष हुआ, और साथ ही साथ विशेष तौर पर यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो भी चले। 1900 शरणार्थियों की समस्या को लेकर इजराइल और अरबों के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहा था। तो इजराइल में कई अरब क्षेत्रों पर अधिकार जो है इजराइल ने कर लिया। 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की स्थापना हुई, और जिसने यासिर अराफात के नेतृत्व में फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। तो इस संगठन ने फ़िलिस्तीन में अपनी सरकार की स्थापना की घोषणा की और बहुत से देशों ने इसे मान्यता दी। तो सबसे पहले लेंगे हम दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास के बारे में, किस तरह से ये राष्ट्रीय आंदोलन चले और किस तरह से इन राष्ट्रीय आंदोलनों का जो है विकास हुआ, इसी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आंदोलनों की उत्पत्ति हुई उसमें सबसे पहले है वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग। तो दक्षिण अफ्रीका के जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने खासकर जो यूरोपीय महाद्वीप के देश थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ये शिक्षित वर्ग जो था यूरोपीय देशों में जाकर पश्चिम ढंग की आधुनिक शिक्षा जो थी इन्होंने प्राप्त की, और उपनिवेशवादी सरकारों ने जो शासकीय व्यय में बचत करने के लिए इन शिक्षित काले लोगों को कुछ विभागों में नौकरियां दे दी थी। लेकिन शीघ्र ही अफ्रीकी शिक्षित वर्ग और सरकारी अधिकारी विदेशी शासन से असंतुष्ट हो गए, क्योंकि सरकार उनके साथ भेदभावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार करती थी और उनके देशों का आर्थिक शोषण करती थी। और इससे ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था ये जागृत हुआ और इसने जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको शुरू करना शुरू किया। फिर दूसरा जो इसके लिए कारण था वो था यहाँ पर संगठनों की स्थापना। राजनैतिक और अन्य संगठन स्थापित हुए। 1920 से 1939 से बीच में कई संगठन अस्तित्व में आए। नाइजीरिया में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अतिरिक्त यंग किकुयू एसोसिएशन, द लीग फॉर द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजनशिप, ये जो थे ये इस तरह की स्थापना हुई। और इसी के अतिरिक्त कुछ अन्य जो संगठन थे जैसे पैन अफ्रीकन कांग्रेस, इसके साथ साथ इत्यादि जो थे ये कुछ जो संगठन थे ये स्थापित हुए 1921, 1923, 1927। विशेष तौर पर ये जो संगठन था इसके कई अधिवेशन हुए और इसके फलस्वरूप अमेरिका, अफ्रीका तथा पश्चिम हिंद द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज़ जिसको कहते हैं, कि काले बुद्धिजीवियों को इकट्ठे मिलकर अश्वेत लोगों की समस्याओं पर विचार करने का अवसर मिला। तो इससे भी राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास हुआ। अगला जो कारण उत्तरदायी रहा वह है
आंदोलनों का योगदान। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चले, जिसमें निग्रो जाति के गौरवबोध का आंदोलन कहा जाता है। अश्वेत लोगों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा दी। काली अफ्रीकी कला और संगीत के सौंदर्य पर जोर दिया, और इसी के अंतर्गत विशेष तौर पर इस समय के दौरान कुछ आंदोलन का प्रचार 3 प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा किया। कैरिबियन के एक फ्रांसीसी उपनिवेश के एम.ए. सीजेरे मार्टिनी और सेनेगल के लियोपोल्ड सेदार सेंघोर फ्रांसीसी भाषा के, और संयुक्त राज्य अमेरिका के लैंगस्टन ह्यूज अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो इसके अतिरिक्त जमैका निवासी एक क्लाउड मैके ने अपनी रचनाओं द्वारा गोरे लोगों के अश्वेत लोगों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार के विरुद्ध रोष प्रकट किया और लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो इससे भी ये आंदोलन तीव्र हुए। फिर इसके बाद इन आंदोलनों के अतिरिक्त अगला है साम्राज्य विरोधी आंदोलनों का प्रभाव। यूरोप के जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन थे 1920 के दशक में जो शुरू हुए, इन्होंने भी अफ्रीकी लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। 1927 में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद विरोधी संगठन का निर्माण किया गया। और इस सम्मेलन में वामपंथी आंदोलनों के नेताओं, उपनिवेशवादी शासन के अधीन एशियाई और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों और यूरोप के उदारवादी बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। भारत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और दक्षिण अफ्रीका के जोमो केनियाटा तथा ला गुमा इस सम्मेलन में शामिल हुए। 1936 में जब इटली ने यूथोपिया पर आक्रमण किया तो उपनिवेशवादी देशों ने स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय नेताओं ने इटली की घोर निंदा की। तो इससे भी आंदोलनों को बल मिला। फिर है नस्ली भेदभाव के विरुद्ध जो है संघर्ष। नस्ली भेदभाव के विरुद्ध जो संघर्ष है 1910 में ब्रिटिश सरकार ने नटाल, केप कॉलोनी, बोअर राज्य, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल नामक अपने उपनिवेशों को मिलाकर एक स्वशासित राज्य यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीकी संघ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस राज्य में गोरों की जनसंख्या लगभग 18 लाख यानी कि कुल जनसंख्या का 20% थी। गोरों में ब्रिटिश तथा डच मूल के लोग थे। इस अफ्रीकी राज्य की जनसंख्या का बहुत अधिक भाग काले अफ्रीकी लोगों का था। लगभग 2 लाख एशियाई भी इस देश में निवास करते थे। इनमें अधिक संख्या भारतीयों की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी राज्य की सरकार पूर्ण रूप से गोरों के नियंत्रण में थी, जो काले लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करती थी। काले लोग शासन में कोई भाग नहीं ले सकते थे। 1912 ईस्वी में काले लोगों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, और इस संस्था ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष शुरू जो है कर दिया। तो महात्मा गांधी जो इस समय दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के साथ जो सरकार भेदभाव करती थी उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1921 में दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना हुई। तो इस दल ने भी नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के मूल निवासियों के संघर्ष का सामना करने के लिए गोरे लोगों ने अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ बोअर्स की स्थापना की। तो ये दल गोरे लोगों के साथ शन और रंग भेद की नीति का समर्थक था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था गोरे जो लोग हैं उन गोरे लोगों की सरकार ने क्या किया, 1925 ईस्वी के पश्चात जो नस्ली भेदभाव था उसको बनाए रखने के लिए कानून पास किए। काले लोगों को स्किल्ड जॉब से वंचित रखा। उनकी जो उपजाऊ भूमि थी उनके ऊपर श्वेत लोगों ने अधिकार कर लिया। केप प्रांत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में काले लोग यूरोपियनों के साथ बसों में यात्रा नहीं कर सकते थे, दूसरी जातियों के लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे। गोरे लोग काले लोगों के साथ बैठना अपना अपमान समझते थे। जो श्रमिक वर्ग था उसके साथ घोर अन्याय किया जाता था। तो इस तरह से 1930 के दशक में गोरे लोगों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक प्रकार का
फासिस्ट आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य था काले लोगों के प्रति दमन नीति का समर्थन करना। तो इन परिस्थितियों से काले लोगों में गोरे लोगों के प्रति जो घृणा थी वो फैलती चली गई और इसने भी आंदोलनों को बढ़ावा दिया। तो ये थे कुछ कारण। नेक्स्ट लेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अफ्रीका की घटनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इजिप्ट की, मिस्र की। तो यहाँ पर मैप में भी आप देखें तो ये मैंने जो देश हैं अफ्रीका के उनके बारे में यहाँ पर आप देखें तो ये है इजिप्ट या मिस्र। 26 अगस्त 1936 को ब्रिटेन और मिस्र के बीच एक 20 वर्षीय मित्रता की संधि हुई। ब्रिटेन का मिस्र पर सैनिक नियंत्रण समाप्त हो गया, लेकिन सुएज नहर के साथ साथ एक विशेष क्षेत्र में अपने सैनिक रखने का अधिकार दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मिस्र में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और इसी के तहत ही पुनर्विचार करने की मांग की गई। 1936 की संधि पर काहिरा और सिकंदरिया में गड़बड़ फैल गई। 1946 में नुकराशी पाशा की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। नए प्रधानमंत्री सिद्दीकी पाशा ने ब्रिटेन के साथ समझौता करके सितंबर 1949 तक ब्रिटिश सेनाओं ने मिस्र से चले जाना था, लेकिन ये समझौता जो है टूट गया। जुलाई 1947 में मिस्र ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद से प्रार्थना की कि वह ब्रिटेन को मिस्र से अपनी सेनाएं हटाने के लिए दबाव डाले, लेकिन सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के बारे में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। इसी के तहत ही आगे चलकर भी ये जो समस्या थी ये बनी रही। 1951 में मिस्र की संसद ने 1936 की संधि को रद्द कर दिया। इसके पश्चात ये कहा जाता है कि 1952 में जनरल मोहम्मद नजीब ने सेना की सहायता से राज तख्त जो था ये पलट कर दिया। मंत्रिमंडल को मिस्र की भंग कर दिया, शाह को देश निष्कासित कर दिया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि जो शाह फारूक था वो नया राष्ट्रपति का पद उसने संभाला। 1954 को उसको पदमुक्त कर दिया। फिर अब्दुल नासिर मिस्र का राष्ट्रपति बना। नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की सेनाओं ने मिस्र पर आक्रमण किया 1956 में। और इस 1958 में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और सीरिया के राष्ट्रपति शुक्री एल कवातली ने दोनों देशों के संयुक्त अरब गणराज्य की स्थापना की और इसी के तहत ही 1958 को यमन राज्य भी संयुक्त अरब गणराज्य में शामिल हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो है क्या किया गया, गणराज्य की स्थापना अरबों के एकीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण पग था। शासन में सेना को हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं थी। सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए गए। स्त्रियों को मत देने का अधिकार दिया गया। धर्मनिरपेक्षता की नीति को यहाँ अपनाया। किसानों की दशा सुधारने के प्रयास किए। बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बड़े उद्योगों को इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में दे दिया। राष्ट्रपति नासिर ने आसवान हाई डैम योजना के लिए रूसी सहायता प्राप्त की। सुएज नहर को चौड़ा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया। 1961 में सीरिया में राज पलटा हुआ। सीरिया संयुक्त अरब गणराज्य से बाहर हो गया। 26 सितंबर 1961 को यमन ने भी ये गणराज्य छोड़ने का निर्णय लिया। संयुक्त अरब गणराज्य के टूट जाने से अरब एकता को बहुत हानि हुई। अगला लेंगे हम सूडान के बारे में। यहीं आप देखें इजिप्ट के साथ है सूडान। 1951 में मिस्र की संसद ने शाह फारूक को मिस्र और सूडान का शासक घोषित किया, लेकिन जनरल नजीब ने मिस्र में सत्ता संभाली तो उसने सूडान को स्वशासन और आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए पग उठाए। जब तक आत्मनिर्णय की क्रिया संपन्न न हो, सूडान का शासन चलाने के लिए 5 सदस्यीय कमीशन की स्थापना की गई। 2 सूडानी, 1 मिस्री, 1 अंग्रेज, 1 पाकिस्तानी सदस्य थे। संसद की रचना हो जाने पर ब्रिटेन और मिस्र ने उसके निर्णयों का आदर करने का आश्वासन दिया। नवंबर 1953 में चुनाव हुए। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, जिसका झुकाव मिस्र की ओर था, चुनाव जीती। जनवरी 1954 को इस्माइल अल अजहारी सूडान का प्रधानमंत्री बना। 17 नवंबर 1958 को सूडान के सेनापति जनरल इब्राहिम अबूद ने सत्ता हथिया ली। उसने संसद को भंग कर दिया। सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया। देश का शासन चलाने के लिए एक सैनिक परिषद बनाई और इसी के तहत ही
एक नई सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की घोषणा की। मिस्र ने सूडान के उस क्षेत्र के लिए क्षतिपूर्ति की जहां आसवान हाई डैम बनाया जाना था। इसके अतिरिक्त मिस्र नील नदी का बहुत सा पानी सूडान को देने पर सहमत हो गया। फिर अगला है अल्जीरिया। यहाँ पर आप देखें इजिप्ट के साथ है लीबिया ग्रीन कलर में और उसी के साथ है येलो में अल्जीरिया। उत्तरी अफ्रीका के देश अल्जीरिया पर फ्रांस ने 1830 से 1847 के बीच पूरी तरह अधिकार बनाया रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यहाँ राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हुई और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 1954 में फ्रांसीसी सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया। 1958 में अपनी अस्थायी सरकार की स्थापना की जिसे कई देशों ने मान्यता दी। अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। वो अल्जीरिया के लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करते थे। जब फ्रांस में 5वें गणतंत्र की स्थापना हुई, डिगाल राष्ट्रपति बना तो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने समझौता कर लिया और जिसके अनुसार अल्जीरिया से फ्रांसीसी सेनाएं हटाने और उसको स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय किया गया। 1962 में अल्जीरिया के लोगों ने जनमत द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में मत दिया और 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हो गया। अगला है ट्यूनीशिया और मोरक्को। ट्यूनीशिया और मोरक्को भी ये महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप देखें अल्जीरिया के साथ है ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के साथ ही है मोरक्को। तो 1881 को ट्यूनीशिया पर फ्रांस का संरक्षण स्थापित हो गया। मोरक्को को 1912 में उसने अपना उपनिवेश बनाया। दोनों देशों में फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चले। 1956 में दोनों को उत्तरी अफ्रीका के देशों, इन दोनों को जो है फ्रांस ने स्वतंत्रता प्रदान की। फिर अगला है इसके पश्चात घाना, एक और अफ्रीका का देश। तो घाना जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है घाना का। गोल्ड कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो गोल्ड कोस्ट या घाना, अब यहाँ मैप में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जैसे है। तो गोल्ड कोस्ट या जो घाना है, गोल्ड कोस्ट, ब्रिटिश उपनिवेश था ये। 1951 में राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको स्वशासन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री इटली की लेबर सरकार ने घाना की स्वतंत्रता के लिए मार्ग बनाया और इसी के अंतर्गत क्या है कि आगे चलकर जो है 6 मार्च 1957 को घाना जो है स्वतंत्र हुआ और एनक्रूमा देश का पहला प्रधानमंत्री बना। अगला है अंगोला और मोज़म्बिक। अंगोला आप नीचे देखें, ये अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है, इसी के साथ ही येलो कलर में अंगोला और दूसरा है मोज़म्बिक। मोज़म्बिक जो है यहाँ जिम्बाब्वे के साथ है मोज़म्बिक। तो दोनों पुर्तगाल के उपनिवेश 1975 में दोनों इससे स्वतंत्र हुए। अगला है बेल्जियम कांगो। तो बेल्जियम कांगो जो है नेशनल कांगो मूवमेंट के अधीन बेल्जियम कांगो में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला। 1960 में इसको स्वतंत्र किया गया। फिर है जाम्बिया, जिम्बाब्वे के साथ है जाम्बिया। अंगोला आप देखें तो ये जाम्बिया के साथ है, जाम्बिया है, नामीबिया है, यहाँ पर सभी देश आपको नज़र आएंगे। तो अगला है ज़ाम्बिया। 24 अक्टूबर 1964 को उत्तरी रोडेशिया यह स्वतंत्र बन गया और ज़ेम्बज़ी नदी के नाम पर इस राज्य का नाम जाम्बिया पड़ गया। दक्षिण रोडेशिया का जो स्वतंत्रता आंदोलन था ये चला, ब्रिटेन के ये भी अधीन था और आगे चलकर जो है ये रोडेशिया जो है जिम्बाब्वे के नाम से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। तो ये दक्षिण रोडेशिया जिसको कि अब जिम्बाब्वे कहा जाता है। 1986 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ।
फिर अगला है नामीबिया। नामीबिया जो है ये पश्चिम अफ्रीका का ये क्षेत्र, जिसको अब नामीबिया कहा जाता है, जर्मनी का उपनिवेश था 1884 से 1990 ईस्वी में ये स्वतंत्र हो गया। तो ये थे अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ के देश जहाँ पर के यूरोप का साम्राज्यवाद एक तरह से चला था। तो ये जो है ये देश इस तरह से स्वतंत्र हुए। तो 1960 ईस्वी का जो वर्ष है, इस दौरान 1960 में 17 अफ्रीकी देशों ने यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की। 13 देशों ने फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। सोमालिया, नाइजीरिया, कैमरून, माली, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, अपर वोल्टा, केनिन, कांगो, मेडागास्कर इत्यादि। नेक्स्ट है रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष। अफ्रीका में ये संघर्ष जो है काले लोग, जिनको निग्रो कहा जाता है या निग्रो को कानून द्वारा गोरे लोगों से अलग थलग कर दिया गया था। 1909-1910 में 4 अंग्रेजी बस्तियों केप टाउन, ट्रांसवाल, नेटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट को इकट्ठा करके दक्षिण अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई थी। 80% लोग काले और 20% श्वेत यानी कि गोरे लोग थे। और इसी के तहत ही आगे चलकर इन सब ने जो है रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका के ही एक नेता जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी से वो प्रभावित थे, तो उन्हीं की ही के नक्शे कदमों पर चलते हुए उन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला को जेल में जो है बाद में डाल दिया गया। 1990 में मंडेला 21 वर्ष जेल की सज़ा काटने के पश्चात उनको रिहा कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी नेशनल आंदोलन का बहुत प्रमुख या बड़ा नेता जो है उनको माना जाता है। 1990 में उन्होंने भारत की यात्रा की, तो भारत के राष्ट्रपति ने उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो इस तरह से अफ्रीका में जो है रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष चला। तो इस चैप्टर में इतना ही।